अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इजहार अहमद साहब, जो घनश्यामपुर और गौरा बराम दरभंगा से, यानी दो ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से ये एमएलए रह चुके हैं। अभी यानी लास्ट जो इलेक्शन रहा उस इलेक्शन में हालांकि ये सीटिंग एमएलए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इनका टिकट काट दिया। ये समझ से परे है। आज हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। ये तो इनका पॉलिटिकल मुख्तसर सा तारुफ रहा, लेकिन आपको बताते चलें दोस्तों कि ये हमारे उस्ताद हैं, ये सीनियर सहाफ़ी हैं और एक उर्दू का अखबार है जो रोज़नामा है और पिछले 30 सालों से शाये होता है, प्यारी उर्दू के नाम से। उसके ये जो है साहब फाउंडर भी हैं, इसके चीफ़ एडिटर भी हैं, यानी होल सोल सब कुछ यही हैं। तो जो सियासत के साथ साथ जो है पत्रकारिता में इनके पास बहुत सारे तजर्बात हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि माशाल्लाह हर क्षेत्र में आपकी ज़बरदस्त पैठ रही, बावजूद उसके आपका टिकट क्यों कट गया? हालांकि ये सवाल पहले करना चाहिए था, मिले अब हैं तो सोचा कि ये सवाल ज़रूर पूछ लिया जाए आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पयामी साहब, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ गांव मोहल्ला चैनल का, जो हमेशा किसी न किसी इशू पर गांव मोहल्ला और वाइटल्स छोटे से छोटे बड़े से लेकर के हर इश्यूज़ को आपने हमेशा दिखाने का काम किया। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद के इस चैनल को भी और आपको भी मुबारकबाद का मुस्तहक है कि आपने कम से कम हर बातों को, हर इश्यूज़ को आपने अपने चैनल से दिखाने का काम किया है। ये सही बात है, आपने कहा कि क्यों टिकट कट गया। देश आज सबसे बड़े दुर्भाग्य अफसोस की बात है कि देश जब आज़ाद हुआ और उसी वक्त लगा कि हम लोगों के लिए ख़त्म हो गया। कोई भी मुसलमान इट्स अ वेरी सस्पिशियस क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये बिल्कुल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जिस रफ्तार से कोई भी उठा हो, तो हमें नहीं लगता है कि उसको गिराने में सियासत से लेकर के सामाजिकता तक उसको कोई कसर छोड़ पाती है। मौलाना आज़ाद के बाद देख लिए कितने मुस्लिम से एमएलए हुए, एमपी हुए, मिनिस्टर हुए, जो भी अच्छी कारकर्दगी किया उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब सोच लीजिए कि बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान की तारीख़ में हमसे ज़्यादा कोई आदमी सवाल करने वाला नहीं था। और जब सवाल करने वाला नहीं था, काम करने वाला नहीं था, हिंदुस्तान के पैमाने पर सवाल भी हमारे थे, स्पीच भी थे, प्राइम डिबेट में सबसे ज़्यादा हमारा रहता था। और हिंदुस्तान की तारीख़ में जब ये प्रेस वालों ने जब छापा, तब मुझे एहसास हुआ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में आज तक किसी विधानसभा के कितने बार भी एमएलए रहे, उन्होंने जो मैं 5 साल 10 साल में किया, शायद कोई विधानसभा के कोई एमएलए नहीं कर पाए। उसके बावजूद मैं इशू उठाता था गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, ओबीसी का, मुसलमानों के हक़ की बात करता था, उर्दू के हक़ की बात करता था, मैथिली के हक़ की बात करता था, संस्कृति की हक़ की बात करता था, उसके विकास की बात करता था, सीमांचल के लोगों, गुर्बती के शिकार लोग, उनका गुफ्तगू करता था। ये लोगों को भयान, तो इसलिए किसी न किसी बहाने से अब एक बार हमें टिकट दिया, किनको वहाँ बड़ा अफसोस होगा सुन कर के कि मदन सैनी को। मदन सैनी जी क्या थे, तो वो एमएलए थे, और बड़ा बोलते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो क्रॉस वोटिंग में वो भी शामिल थे। अब सोच लीजिए, उनको मेरा अगर टिकट भी दे दिया, अगर मान लीजिए ठीक है हम अच्छे नहीं थे, हम मुसलमान बेहतर नहीं थे, वहाँ 60-70 हज़ार मुसलमान थे, और भी कोई मुसलमान होता किसी और मुसलमान को दे दिए होते, तो नहीं दे करके वहाँ दे दिया गया सैनी को, जिसका 10,000 12,000 वोट। अब मुसलमान सेकुलर के नाम पर सब मिल कर के मुझे कहा भी गया कि भाई उसको जिता दीजिएगा, तो कोई अच्छा इससे ही बड़ा हम लोग भी ताकत लगा के जिता दी, लेकिन फिर मिला क्या, वो सामने ही में। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा। नीतीश कुमार जी का जो स्लोगन है कि न्याय के साथ विकास की, वो बात करते हैं जैसा कि उनका दावा है, और यहाँ पर जिस तरह से डायरेक्टली आपके जो एलिगेशंस है कि आपने इतना कुछ किया, उस बावजूद इसके जो है आपके साथ इस्तेहसाल किया गया है, आपको नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन एक फीडबैक ये भी आ रही थी कि शायद ज़मीनी सतह पर आपकी पकड़ कमज़ोर होने की वजह से पार्टी ने जब सर्वे कराया तो उन्हें लगा कि शायद हम ये सीट जो है हार रहे हैं, इस वजह से भी शायद टिकट उनको दे दिया गया। अच्छा, एक चीज़ है कि हम वहाँ से जब एलजेपी से एमएलए थे, जब कोई नहीं जीतता था, 2 4 10 आदमी गिन के जीतते थे, तो हम जीतते थे। जेडीयू का कोई भी खाता खोला, जब सरकार थी तो जेडीयू का खाता नहीं था, हम एलजेपी से एमएलए थे वहाँ दरभंगा ज़िला में। और जब मुझे 4 टिकट मिले तो हम भी एक आदमी जीते। एक आदमी को ज़बरदस्ती 120-30 वोट से हमने कैसे कैसे हिसाब लगा कर उसको जितवाया। तो जब उस वक्त जब नहीं था तब हमने बनाया, तो फिर इस साल कौन एजेंसी देता है
वोट तो मिलता है पार्टी के नाम पर, वोट मिलता है चेहरे पर, वोट मिलता है कैंडिडेट्स के नाम पर। ये मान लिया कि ठीक है, जो चुनाव होते हैं वोट पड़े हमें, 2.5 लाख में पोल हुए, 1.5 लाख, हमें मिले 70,000 75, बाकी वोट जो गिरे वो मेरे विरोध में गिरे। तो वो तो विरोध में तो जो कोई कांग्रेस ने काटा, कि आरजेडी ने काटा, कि भाजपा ने काटा, जिस पार्टी ने काटा, या एलजेपी ने काटा, तो जो काटा वो तो विरोध में गिरे ही वोट। तो वो थोड़ा वो विरोध तो रहेगा ही। चलिए, क्या समझा जाए कि अभी इस वक्त आपको हम जेडीयू में देख पा रहे हैं या कहीं और रुख करने की प्लानिंग है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो वक्त बतलाएगा, बहुत वक्त है, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, ये सच्चाई है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो तेवर था 2005 से 10 से 12-13, उस जो वो नीतीश कुमार में और भी लगता है उदासीनता आ गई है। अच्छा। पहले माननीय नीतीश कुमार जी विकास किए हैं, रोड बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, बिजली है, लेकिन सियासत कहीं ना कहीं से कमज़ोर होती जा रही है। उसका कारण ये है कि पहली बार जब हुए तो जहाँ 125-130 एमएलए होते थे, उनके 40 एमएलए हैं। और इसको दुर्भाग्य कहिए, बदकिस्मती के कि विकास हुआ, हर शोबे में काम हुआ, लेकिन कहाँ पर कमज़ोरी रही। अब रही बात कि बार बार लोग कहते हैं कि 2-4-5 लोग जो आसपास में रहते हैं उसी में अच्छा, आपको लेकर सर एक बात कही जा रही है, आपको लेकर ये कहा जा रहा है कि आप दूसरे दल की ओर रुख करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू ने आपको इसी तरह से इग्नोर किया तो आने वाले चुनाव को आप एमआईएम के बैनर तले देखेंगे। ऐसी कोई सच्चाई है क्या? ऐसा कोई स्टेटमेंट पहले भी दिया है? देखिए, एक चीज़, एमआईएम से जहाँ लड़े, वहाँ एमआईएम से लड़े तो आदमी 70%, 60+70% जहाँ मुस्लिम वोट होगा वहीं एमआईएम को कौन देता है, या मुसलमानों को कौन वोट देगा? ज़्यादातर मुस्लिम वोट देंगे। तो ऐसी अभी, और उसका जब तक एमआईएम का कोई अलायंस नहीं हो जाए आरजेडी से, जब अलायंस नहीं हो जाए जेडीयू से, क्योंकि एमआईएम से कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि अभी अवकाश के जो हमारा क्षेत्र है वो 22%, 18 से 22% वोट है मुसलमानों, तो 22% वोट रख करके हम एमआईएम से नहीं जीत सकते हैं जी, पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए, तो डॉक्टर इजहार अहमद साहब की बातों से लग रहा है कि नाराज़गी बहुत ज़्यादा है और नाराज़गी जायज़ भी है सर, क्योंकि आपका जो अखबार है जिसमें 30 सालों का तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अखबार का नाम बड़ा खूबसूरत है कि प्यारी उर्दू, और सीमांचल में, किशनगंज में, बिहार में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और ख़ासकर हम बिहार की जब बात करते हैं तो यहाँ उर्दू जो है सर हाशिए पे जा चुकी है उर्दू। और उर्दू की जब हम बात करते हैं तो मदारिस की बात ना करें तो शायद नाइंसाफ़ी होगी, और कई ऐसे मदरसे हैं, आलिया मदरसे हैं जिसमें 609 भी है, जिसके कई सारे ऐसे असतज़ा हैं जिनकी सैलरी वगैरह रोक दी गई है। तो एक डेलीगेशन अभी आई हुई है आपसे मिलने के लिए, और वो चाहते हैं कि आपके ज़रिए इस बात को सदन तक ले जाया जाए और उनकी इस समस्या का समाधान निकाला जाए। क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, ये जो हुआ है मदरसों के साथ या कोर्ट के जो डायरेक्शंस हुए हैं, बड़ा ही दुर्भाग्य, बड़ा ही अफसोसज़दा, बहुत गमनाक है। ये वो काला दिन है जो असातिज़ाए कराम किस तरह से स्कूल खोलते हैं, कैसे मदरसा खोलते हैं, कैसे ज़मीन इकट्ठा करते हैं, कैसे उसको बच्चों को जो इकट्ठा कर कर के किस तरह से अपनी इमारत खड़ा करके बच्चों को, जो सबसे जो यतीम है, बेबस है, जो अपाहिज है, जो गुरबा है, उन बच्चों को, मदारिस के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये न्यायालय ने जो किया, न्यायालय के दोष तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य भी, बहुत अफसोसनाक बात है। इसको न्यायालय को फिर रिव्यू करना चाहिए इस मामले को लेकर के, क्योंकि इससे कई फैमिली 609 मदरसे में सोच लीजिए टीचर होंगे तो 6 के 3600, 3000 टीचर हो गए, और उतने लगभग बच्चे को जोड़ लीजिए तो 50,000, 1 लाख का भविष्य भी है, जो चारपाई पे बैठ के, टेबल कुर्सी पे बैठ करके, गांव में बैठ करके, बगैर बिजली के रह करके ये बच्चे पाते हैं। और ख़ासकर जो मिथिलांचल का, सीमांचल का फ्लडेड इलाका है, इस इलाके में ज़्यादा वही गरीब बस्ती बसते हैं। मदारिस में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब होते हैं, जो यतीम होते हैं, जो बेबस होते हैं, जो लाचारी होता है, जो फटहाली, बदहाली, कंगालपन में रहते हैं, वही बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को जब वहाँ शिक्षकों को जब तनख्वाह नहीं मिलेगा तो टीचर पढ़ाएंगे नहीं तो फिर बच्चे जाएंगे कहाँ? फिर हमारा जो देश का जो भविष्य है, ये देश के भविष्य के, राज्य के भविष्य के साथ खतरा है।
ये चलिए लाहक सर, इसको आखिर में मेरा एक सवाल है जिसका हालांकि सवाल मैंने शुरू में किया था, जवाब नहीं मिल पाया है और इसलिए मुझे लगता है कि सवाल फिर से दोहराना चाहिए। आपने कहा कि आप एमआईएम में नहीं जाएंगे क्योंकि एमआईएम में वहाँ पर जो है साहब वोटों का सिस्टम नहीं बन पा रहा है, वहाँ पर रेशियो नहीं बन पा रहा है। दूसरा, जेडीयू से नाराज़गी आपकी दिख रही है, झलक रहा है। आरजेडी में बात नहीं बनेगी शायद, फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? देखिए, एक चीज़ है कि कोई ज़रूरी नहीं, सियासत में तो कोई गट्ठा बांध करके कोई काम नहीं ना होता है। अगर वज़ीर आला हैं, टिकट दे कर दिए थे, उन्होंने खुद अगर बुला के कहेंगे नहीं इजहार साहब हमारी पार्टी में रहना, आपको नहीं जाना है, आपको हम सम्मान देंगे, तो विश्वास अगर भरोसा जमेगा तो फिर जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं जा सकते हैं। कोई गिट्ठा बांध के सियासत राजनीति तो होती नहीं है। अब रही बात कि भाजपा में हम जा नहीं सकते जी। और एलजेपी से हम एमएलए रहे हैं, समझ गए। और एलजेपी की क्या हालत है, दुर्दशा है इस वक्त? तो अभी एलजेपी के खास करके पारस जी के ग्रुप का तो बहुत अच्छा हाल नहीं। चिराग पासवान की तो कुछ पोजीशन मुस्तहकम भी बन रही है। तो क्या हालात बनते हैं, देखिए अभी पार्लियामेंट का चुनाव भी है सामने में और पार्लियामेंट के बाद विधानसभा। पार्लियामेंट के चुनाव के पहले अगर पार्लियामेंट लड़ने का मिजाज बनाएंगे तो फिर हम इसको देखेंगे भी कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी पार्लियामेंट लड़ने का कोई ऐसा ख्याल नहीं है। एक बार सोचा भी था कि दरभंगा में अगर टिकट एडजस्टमेंट होगा तो अगर मिलेगा तो पार्लियामेंट को एडजस्टमेंट में मिल जाएगा तो लड़ भी सकते हैं, लेकिन नहीं देख रहे हैं क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे उम्मीदवार हर पार्टी के देख रहे हैं कि हर एंगल से काफ़ी हैं और जेडीयू से भी काफ़ी उम्मीदवार हैं, आरजेडी के भी हैं, भाजपा की सिटिंग सीट है। भाजपा अगर सिटिंग सीट काटती है भी तो फिर अपने ही भाजपा ही के लोग को देगी। जेडीयू और आरजेडी के भी लोग बड़े पैमाने पे हर कास्ट में, हर जात में, यादवों में भी हैं, ब्राह्मण में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। वहाँ से ज़्यादातर ब्राह्मण और मुसलमान ही ज़्यादातर वहाँ से दरभंगा ज़िला जो हमारा इलाका है जी, वहीं से। और अगल बगल में भी कोई सिचुएशन सेटअप नहीं बन पाता है कि वो समीकरण जो ख़ास करके भी हालात के मुनासिब वो कुछ बन सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी तिजारत बिजनेस करता है, देखता है ये मेरा चलेगा कि नहीं, हिट करेगा कि नहीं करेगा। नफा नुकसान तो दिखाया जाता है। सियासत में भी वही, राजनीति में आदमी देखता है कौन वोट हमारा क्या हो सकता है, कैसा हो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब डॉक्टर इजहार अहमद साहब, दरभंगा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से 2 दफ़ा ये विधायक रह चुके हैं। हालांकि सिटिंग एमएलए होने के बावजूद इनका टिकट काट दिया गया। बावजूद इसके इनका कहना है कि सियासत में कोई अस्थाई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। अगर नीतीश कुमार इन्हें फिर से अपने पाले में लेना चाहें और इन्हें अगर टिकट दे देते हैं तो ये बिल्कुल निसंकोच वहाँ जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, जीत कर दिखाएंगे। आपके जहन में कोई सवाल हो, सवाल ज़रूर पूछिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।